हाय एवरीवन, आप सभी का दून क्लासेस में स्वागत है। आज ये वीडियो ऑथर थॉमस हार्डी की हम बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो एलटी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट एज अ इंग्लिश। इवन फॉर टीजीटी पीजीटी अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि थॉमस हार्डी जी का अपने आप में 20वीं सेंचुरी के ये ऑथर रहे हैं, तो अपने आप इनका एक बहुत बड़ा योगदान है in the form of their literary work, being an author, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी से इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए we will discuss today biography of Thomas Hardy. So let's begin with the first. पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करेंगे जिससे आपको ये पॉइंट में आसानी से सिंपल भाषा में समझ में आ जाए। तो देखते हैं कि थॉमस हार्डी एक्चुअली इट इज I will keep here word Thomas हार्डी। तो थॉमस हार्डी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये लास्ट विक्टोरियन ऑथर रहे हैं। कौन रहे हैं? लास्ट विक्टोरियन ऑथर है। विक्टोरियन एज के सबसे आखिरी ऑथर माने जाते हैं। अगर हम बात करें तो विक्टोरियन एज में जब अर्नोल्ड जी ने सोचा कि ये तो मतलब ये कहा जाता है, कभी पूछा भी जाता है एग्जाम में कि किसने ऐसे बोला कि इनका फेज दो लाइफ मतलब दो पीरियड में इनकी लाइफ सरवाइव करती है, तो वो किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। तो थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। ही इज ये अर्नोल्ड जी कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड, राइट। इन्होंने कहा था कि इनका जन्म जो है वो दो संसारों में इनका जन्म विभाजित हुआ है, डिवाइड हुआ है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन मी। होता यह है कि जब थॉमस हार्डी जी का जन्म होता है, तो जब इनका जन्म होता है, जैसे नॉर्मली बच्चे होने के बाद रोते हैं, तो ये काफी टाइम तक रोए नहीं। तो डॉक्टर या नर्सेस को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ही इज डेड। लेकिन कुछ देर बाद जब इनको स्लैप किया गया, उसके थोड़ी देर बाद मतलब इट टुक अ टाइम, थोड़ा समय लगा, तो उसके बाद इनकी फिर ब्रेथ आई और ये फिर इसीलिए इनको कहा गया फिर इनका जीवन हुआ है। तो इसी वजह से थॉमस मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने कहा कि इनके ये दो संसारों के बीच में इनका जन्म हुआ है। एक तो है डेड, वन इज डेड, मतलब एक तो मरा हुआ है इनका, क्योंकि जब हुए तो इन्होंने कुछ मूवमेंट नहीं किया। और दूसरा पावरलेस टू बी बॉर्न, मतलब शक्तिहीन जिसे पैदा होता है, मतलब जिसमें कोई शक्ति ही नहीं है और वो पैदा हुए। तो ये किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड रिलेटेड टू biography. Moving on to the next point, it was age of sicky hurry and divided aims. जो ये विक्टोरियन एज था, ये ऐसा पीरियड था जो बड़ा ही सिकी मतलब बीमार और बेस हरी, किसी न किसी परेशानियों में ही था। और इनके कुछ एम्स भी थे, इनके एम्स जो मुद्दे थे कुछ या कुछ ही चीजों में डिवाइड थे। थॉमस हार्डी जी का जन्म कहाँ होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। 1840 में होता है, स्टैनफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड। यहां इनका जन्म होता है। तो आपको जब ऑथर आप पढ़ रहे हो तो ऑथर के आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इनका जन्म कब हुआ। आपको भले कौन से महीने में हुआ ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये इनका ईयर, यू मस्ट नो द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न, राइट। और कहां हुआ था? स्टैनफोर्ड, डॉर्सेट, इंग्लैंड में। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड, जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेथ व्हेन ही वाज बोर्न, बट द स्लैप ऑफ फैमिली नर्स, जो फैमिली ही नर्स थी, फैमिली उन्हीं की फैमिली की नर्स थी, जब उन्होंने उनको स्लैप किया तब जाके दोबारा उनकी जीवन आया। तो इसीलिए इनके मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने इनको दो फेजेस में कहा है कि ये डेथ और पावरलेस लाइफ में आए थे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर कौन थे? तो मैथ्यू अर्नोल्ड जी के फादर का नाम भी थॉमस हार्डी था। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। ये थॉमस हार्डी जी हैं,
इनके फादर का नाम भी क्या था, थॉमस हार्डी था, ठीक है। और ये थे कौन, ये एक स्टोर मैसन थे। मैसन तो ये स्टोर नहीं आएगा, स्टोन मैसन, जो मार्बल पत्थरों का काम करते हैं ना, कारपेंटर, उनको हम कारपेंटर तो नहीं कहेंगे हम, बट वी कैन से मैसन, जो पत्थरों का काम करते हैं, राइट। He was a music lover, singer and also a violins. कहने का मतलब है कि मैसन तो थे ही थे, साथ ही साथ में ये म्यूजिक के लवर भी थे, गाना भी गाते थे, और इन्हें वायलेंस भी पसंद था, मतलब इन्हें लड़ाइयां भी पसंद थी। अगर इनकी मदर की बात करें तो मदर का नाम था जेमिमा, जो कि पढ़ाई की बड़ी शौकीन रही है, जेमिमा। तो ये याद करना जरूरी है, थॉमस हार्डी जी के फादर का नाम थॉमस हार्डी, मदर का नाम जेमिमा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हार्डी जी को ट्रेन किया गया था, क्योंकि भाई उनके फादर खुद ही स्टोन का काम करते थे, तो इनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि ये भी क्या करे, एक आर्किटेक्ट हो। किसमें, इन द डॉर्चेस्टर, डॉर्चेस्टर में, बिफोर मूविंग टू लंदन इन द ईयर 1860, मतलब 2 साल बाद। अब देखिए क्या है, हार्डी जी को ट्रेन किया गया था कि वो एक आर्किटेक्ट की तरह रहे। कहाँ, डॉर्चेस्टर पे। उनको आर्किटेक्ट मतलब आपको पता ही है, जो घर वर बनाते हैं, उसके लिए लंदन जाने से पहले। और कब गए थे वो लंदन, 1862 में। नेक्स्ट है, हार्डी वॉज एनरोल्ड। फिर उसके बाद हार्डी जी ने अपनी एजुकेशन करी, और एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए, अ स्टूडेंट एट किंग्स कॉलेज लंदन। यहाँ फिर उन्होंने अपना दाखिला करा दिया। कहाँ कराया, किंग्स कॉलेज लंदन में अपने आप को पढ़ाई के लिए इन्होंने एनरोल किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही वन प्राइजेस। इनको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको कौन कौन से प्राइज मिले थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। इनको आर्किटेक्ट्स की वजह से इन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट का भी अवार्ड दिया गया था। तो अवार्ड जो जो मिले इन्हें, जो जो उपलब्धियां मिली है, वो याद करनी ज्यादा जरूरी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 1870 में ये मिलते हैं किससे, एमा गिफोर्ड। एमा गिफोर्ड से मिलते हैं, वहां इनसे लव होता है, एंड देन आफ्टर 2 इयर्स, मतलब 1870 में तो ये मिलते हैं, और 1874 में एमा से ये शादी कर लेते हैं, ठीक है। एमा से ये शादी कर लेते हैं, और एमा की फिर डेथ, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं की याद में इन्होंने फिर पोयम्स लिखी। तो 1912 में एमा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है सबको याद रखना चाहिए, 1912 टू 1913। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पोएम्स का कलेक्शन आया था, अभी नेक्स्ट पेज में वही आ रहा है, द नेक्स्ट वन इज दैट लाइन ओनली। तो एमा कब मरती है, 1912 में मर जाती हैं। फिर हार्डी जी उन्हीं के विलाप में, उन्हीं की याद में, इमास की डेथ की याद में, वो पोयम्स 1912 से लेकर 13 इस वॉल्यूम को जनरेट, मतलब इस पोइट्री को लिखते हैं। किसकी याद में, एमा की याद में। एमा कौन थी, उनकी वाइफ थी। कब उनकी शादी हुई थी, 1874 में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 1914 में अगर हम बात करें, तो जब उनकी मृत्यु हो गई, तो 1914 में, अब 2 साल बाद, हार्डी जी दोबारा से शादी कर लेते हैं अपनी ही सेक्रेटरी के साथ, जिसका नाम रहता है फ्लोरेंस एमिली डुगडन। ये इनकी सेक्रेटरी रहती है, उनके साथ इनकी शादी हो जाती है। और 1910 में हार्डी जी को प्राइज मिलता है, और वो प्राइज है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट एग्जाम में पूछा जाता है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कब मिलता है, वो मिलता है 1910 में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हार्डी जी को नॉमिनेट भी किया गया है फॉर द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। अगेन दिस इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। इनको कब नॉमिनेट किया गया था, हार्डी जी को कब नॉमिनेट किया गया था, नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। 1928 में हार्डी जी की डेथ हो जाती है, वही हो जाती है डॉर्सेट, इंग्लैंड में, जहां ये रह रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं,
अब एक्चुअली इनकी मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन होती क्या है, किस कारण की वजह से होती है, एक बीमारी होती है प्लूरिसी। प्लूरिसी का मतलब होता है लंग डिसीज, लंग की बीमारी। अब वो लंग की बीमारी क्या है, जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, इस वजह से ट्यूबरक्लोसिस कह लो, बट मोस्ट प्रोबेबली वी कैन से इट्स अ प्लूरिसिस, लंग में पानी भर जाता, तो इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। हार्डी बिगैन एंड एंडेड हिज करियर एज अ पोएट। देखिए ये चीज, एक चीज मानी जाती है कि हार्डी जी अपने आप को पोइट मानते थे। हालांकि इन्होंने क्या क्या लिखा है, ही वॉज अ राइटर, पोइट, नोवेलिस्ट, लेकिन ये अपने आप को पोइट, अपने आप को ज्यादा समझते थे। तो इनके दिमाग में ये था कि मैं अपने आप को क्या मानते थे, पोइट मानते थे। सो ही इन हिज करियर ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ एज अ पोइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हार्डीज के जो नोवेल्स हैं वो कहाँ सेट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वेसेक्स क्वेश्चन भी आता है कि वेसेक्स के लिए कौन फेमस है, तो थॉमस हार्डी, इन द लास्ट क्लास वी हैव डन इट। तो ये एक सेमी फिक्शनल रीजन है, ठीक है, एक जगह है ये सेमी फिक्शनल रीजन। फिक्शनल आप जानते हो, काल्पनिक। तो ये वो जगह है जहां पर हैडी जी का नोवेल सेट हुआ था, ठीक है, इनकी सेटिंग वहां की गई है। तो अगर वेसेक्स की बात करें हम, तो वेसेक्स है क्या, ये एक एंग्लो सैक्सन, जब एंग्लो सैक्सन पीरियड था, एंग्लो सैक्सन किंगडम इन द साउथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन जगह है वहां पर ये क्या था, एक किंगडम था, एंग्लो सैक्सन किंगडम। तो उसी को वेसेक्स कहा जाता है, और ये साउथ में, मतलब ब्रिटेन के साउथ में था, तो उस जगह को ही वेसेक्स कहा जाता था। और ये वेसेक्स के नोवेल्स जो है ये हार्डी जी ने किए, क्योंकि उनकी सेटिंग ज्यादातर नोवेलों की वही है, इसलिए उनको वेसेक्स नोवेलिस्ट कहा जाता है। इन द लास्ट क्लास वी हैव डन इट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हार्डी जी ने क्या लिखे हैं, अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने नोवेल्स लिखी है, पोयम्स लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, ये सब लिखी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को पोइट ज्यादा मानते थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ पोइट, नॉट एज अ नोवेलिस्ट। मतलब वो नोवेल उन्होंने लिखी, नो डाउट, पोइट्री भी लिखी उन्होंने, लेकिन वो नोवेलिस्ट ना समझ के अपने आप को पोइट्री में उनका ज्यादा इंटरेस्ट था, राइट। और इनके जो नोवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनको उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया था, थ्री पार्ट्स में, विच वी विल डिस्कस इट। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, एक तो था नोवेल ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरमेंट। कैरेक्टर क्या है, व्यक्तिगत, ठीक है। तो एक उनका कैरेक्टर और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट आप सभी जानते हैं, वातावरण, उसके ऊपर इनका एक नोवेल था फर्स्ट। मतलब ये शॉर्ट स्टोरी और नोवेल दोनों ही है, डिवाइड हुए थे 3 कैटेगरी में। सेकंड चलते हैं, रोमांस एंड फैंटेसीज। व्हाट इज फैंटेसीज, ये हिंदी में भी लिख रखा है यहाँ पर, फैंटेसीज का मतलब होता है कल्पना, जो कल्पना हो, ठीक है। तो उन्होंने रोमांस और कल्पना पे भी बहुत सारे नोवेल्स या स्टोरीज लिखी थी, दूसरा भाग ये था। थर्ड, नोवेल्स ऑन इंग्यूनिटी। इंग्यूनिटी का मतलब होता है सरलता, जो बहुत ही आसान हो, सिंपल हो, ठीक है, उस बेसिस पे भी इन्होंने नोवेल्स को सेट किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हार्डी जी की जो पहला फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा था, इट शुड बी इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। तो हार्डी जी का जो सबसे पहला पब्लिश्ड वर्क था वो था हाउ आई बिल्ट माई हाउस। हाउ आई बिल्ट माई हाउस एग्जाम में आता है, तो याद रखिए इनका पहले वर्क का नाम क्या था, तो इनके पहले वर्क का नाम था हाउ आई बिल्ट माई हाउस, ठीक है, ये सबसे पहले पब्लिश हुआ। और ये शॉर्ट स्टोरी है, ये है क्या, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है जो आई थी 1865 में। ये कब आई थी, 1865 में आई थी, विच इज अ शॉर्ट स्टोरी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हार्डीज फर्स्ट नोवेल। देखिए ये तो इनका शॉर्ट स्टोरी है, अगर एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, इनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी है वो है आपका हाउ आई बिल्ट हाउस, हाउ आई बिल्ट माई हाउस। और दूसरा इनका जो फर्स्ट नोवेल है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, फर्स्ट नोवेल कौन है, द पुअर मैन एंड द लेडी। द पुअर मैन एंड द लेडी, ये इनका पहला नोवेल है, ये 1868 में आया, राइट, एंड मोर पब्लिश्ड
और ये ज्यादा पब्लिश्ड हुआ। देखिए ये लिखा गया कब है, 1868 में लिखा गया था, थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है हार्डी जी की फर्स्ट जो नोवेल है, फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल जो आई, ध्यान दीजिएगा जो लास्ट है इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर हमने बोला पब्लिश्ड मोर, मतलब 1868 में ये लिखी है, यहां पर ये ढक गया है तो मैं आपको, ये है देखिए, इट वॉज रिटन, ये रिटर्न कब रिटर्न हुई थी, 1868 में। कौन सी नोवेल, पहली नोवेल, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट नोवेल है द पुअर मैन एंड द लेडी, लेकिन ये क्या है 1868 में सिर्फ लिखी गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम दूसरे पार्ट में अगर चलते हैं, इफ आई टॉक, ये दूसरा है, तो इसमें इनकी पहला पब्लिश्ड नोवेल कौन सा होगा, ये पब्लिश हुआ, वो पब्लिश नहीं हुआ था, वो सिर्फ लिखा था, तो दैट वाज योर डेस्परेट रेमेडीज। कौन सी थी, डेस्परेट रेमेडीज, जिसे कहते हैं निराशा उपचार। ये पब्लिश हुई थी 1871 में, और हुई कैसे, एनोमिनसली। एनोमिनसली का मतलब क्या है, गुमनाम, मतलब इसमें इनका नाम का जिक्र कहीं भी नहीं था। जो वर्क इन्होंने ये किया, जो पहला नोवेल जो पब्लिश हुआ, पब्लिश तो हुआ लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं दिया। कब पब्लिश हुआ, 1871 में। किस काम के लिए हुआ, डेस्परेट रेमेडीज, ठीक है, गुमनाम से। नेक्स्ट है हार्डीज फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। अब हम पोएट्री में चलते हैं, तो जो पोएट्री थी इनकी, वो सबसे जो पहले पब्लिश हुई थी वो थी वेसेक्स पोयम, ये एग्जाम में आता है। वेसेक्स पोयम्स थी जो 1898 में आई थी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब एक्चुअली अगर हम इनका वर्क देखें तो इनके जो वर्क होता है उसमें ज्यादातर आयरनी ही क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हार्डी जी का। जो ये लिटरेरी टर्म को यूज करते हैं उसमें ज्यादातर व्यंग्यात्मक वर्क ज्यादा होता है। आयरनी आप जानते हैं, व्यंग, तो जो भी लिटरेरी टर्म है इनका उसमें व्यंग जरूर होगा, ठीक है। और लास्ट में हम ये कहें, ये मैंने पहले भी कर दिया है, कि ये 20th सेंचुरी के क्या थे, विक्टोरियन एज के क्या रहे हैं, ऑथर रहे हैं। ये बायोग्राफी थी, इनकी बायोग्राफी इन अ नटशेल हमने करी है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड वी कैन से दैट। क्योंकि देखिए ऑथर की बायोग्राफी इज वेरी मस्ट, क्योंकि जो एग्जाम होता है, चाहे आप एलटी का एग्जाम दे, चाहे टीजीटी दे, चाहे पीजीटी दे, एनी टीचिंग एग्जाम इफ यू आर गोइंग फॉर, बायोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑथर यू आर लर्निंग। क्योंकि बायोग्राफी से नहीं भी होता है तो एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, राइट। फिर आता है उनके वर्क्स विच आई विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। इनके काम कौन कौन से थे, इन्होंने कौन कौन से काम करे, इज दैट क्लियर। तो ये वर्क से रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड बनेगी। बस इनका यही होता है, ऑथर जो है, जो जौन से ऑथर है उनका बायोग्राफी क्या है, उनका लिटरेरी वर्क क्या है, यही उनके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड यस, जो लोग अभी एलटी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज एनरोल दून क्लासेस में, ये क्लासेस चल रही हैं, वहां आपको पूरा प्रॉपर क्लास मटेरियल मिलेगा विद द प्रैक्टिस सेट। सो प्लीज कम एंड ज्वाइन, आई एम हियर टू टीच यू। क्लासेस चल रही है, आप सभी, स्वागत है आप सभी का, आप यहाँ पर एनरोल कीजिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपने जो भी सुझाव है, आप क्लास चाहे ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, दोनों मोड्स अवेलेबल है। मतलब एक ही टाइम पे, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन के लिए कोई आपको दूसरा टाइम शेड्यूल किया गया है। ऑनलाइन की क्लास भी, अगर मैं बोलूं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश एलटी उत्तराखंड की मैं आप बात करूं, आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं पढ़ा रही हूं, मेरी क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही प्रॉपर डिटेल विद डिटेल एंड एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दोनों मोड्स है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। तो आप में से जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, वो यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहां जाके आप बोल सकते हैं, या कमेंट करके भी आप इच्छुक हैं तो आप बोल सकते हैं, वी विल एनरोल यू देयर। ठीक है, वी आर डूइंग प्रैक्टिस सेट एवरी डे, प्रैक्टिस सेट प्लस लिटरेचर, जिसमें हम सारे ऑथर्स को कवर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आई एम गोइंग थ्रू लैंग्वेज ऑल्सो, मतलब आपका कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट इज ऑल्सो बीन डन। टाइमिंग की अगर मैं बात बोलूं तो आपको भटकना नहीं है। 10:30 AM to 12 in the noon, 1.5 घंटे की आपकी क्लास चलती है इंग्लिश की। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों अवेलेबल है एक ही टाइम पे, मतलब यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, एक ही टाइम पे दोनों मोड्स की क्लास चल रही है। सो आई होप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो तो प्लीज ज्वाइन दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, टिल देन बाय। Damn.